आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले अंक आधारित ब्लूप्रिंट के आधारित प्रश्न उत्तर में 3 अंक के प्रश्नों की जानकारी। इससे पहले हमने आपको 4 अंक के प्रश्नों की जानकारी दी है, आप उन्हें भी तैयार कर लें और आने वाले वीडियो में हम आपको 2 अंकों के प्रश्नों की जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। तो देखिए कि यह है खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और लौह और अलोह खनिज में क्या अंतर है? तो देखिए लौह खनिज धात्विक खनिजों में से कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान होते हैं। ये धातु शोधन को और उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिज का निर्यात करता है, जैसे कि लौह अयस्क और मैंगनीज। और अलोह खनिज, जो कि भारत में अलोह खनिज की संचित राशि या उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि खनिज में तांबा है, बॉक्साइट है, शीशा, सोना आदि ये आते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में, ये उनके अंतर बताइए। तो ऊर्जा के परंपरागत साधन कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा और जल शक्ति ऊर्जा के परंपरागत साधन है। और इसका दूसरा पॉइंट है जल विद्युत के अतिरिक्त इन सभी साधनों से प्रदूषण फैलता है। उसके बाद गैर परंपरागत स्रोत वे हैं जैसे कि सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कूड़े कचरे व गोबर और मलमूत्र से तैयार ऊर्जा इस श्रेणी में आती है, यह गैर परंपरागत है। और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है? यह प्रदूषण मुक्त ऊर्जा होती है। इसके बाद में देखते हैं खनिज ऊर्जा क्या है। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। और खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर और हीरा और नम चूना तक सम्मिलित हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं आग्नेय और कायांतरित चट्टान में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। तो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टान खनिजी दरारों और जोड़ों और भ्रंश और विद्रोह से होता है और छोटे जमाव शिकारों के रूप में वृहत जमाव परत के रूप में पाया जाता है। और मुख्य धात्विक खनिज जैसे कि जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि ये कायांतरित चट्टानों से निर्मित खनिज है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। खनिज प्रकृति की अनुपम देन है और करोड़ों वर्षों में खनिज पैदा होता है। इसकी मात्रा सीमित है। मानव विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन निर्बाध रूप से कर रहा है, जिससे खनिजों की मात्रा में भारी कमी आई है। इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलते हैं और मूल्यवान और उपयोगी खनिजों के दोहन में सर्वथा इसकी बढ़त रही है और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने में भी नहीं चूकता। खनिज पदार्थों के असंयमित दोहन से प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ रहा है, इसीलिए हमें भावी पीढ़ी के लिए और खनिजों का संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है। तो देखिए भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्न कारण से उज्जवल है। नंबर 1, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और सौर ऊर्जा के दोहन से असीम संभावनाएं हैं। फिर आता है फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप की सीधी विद्युत में परिवर्तित किया जाता है और सौर ऊर्जा द्वारा बिजली का उपयोग सर्वप्रथम व्यावसायिक स्तर पर भी किया जाने लगा है, इसीलिए सौर ऊर्जा का उज्जवल भविष्य है। उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं अभ्रक के क्या उपयोग हैं। तो अभ्रक के निम्नलिखित उपयोग है औषधि के निर्माण में होता है, विद्युत सामग्री बनाने में, रंग रोगन और वार्निश आदि के उपयोग में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अध्याय हम देखते हैं विनिर्माण उद्योग, जो कि भूगोल का ही अध्याय है। इसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए कि विनिर्माण क्या है। कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है, जैसे कि कागज बांस से, चीनी और गन्ने से और लोहा इस्पात, लौह अयस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। अगला प्रश्न आता है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक लिखिए।
तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक निम्नलिखित है। कच्चे माल की प्राप्ति, शक्ति के साधन और उपर्युक्त जलवायु। अगला पॉइंट आता है औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताइए। तो 3 मानवीय कारक निम्न है: श्रम, बाजार, परिवहन एवं संचार की सुविधाएं। उसके बाद में देखिए आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं और इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण और संचालन में काम आते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन और एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग। प्रश्न है प्रदूषणों के प्रकार और उसके उपाय बताइए। तो प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण और भू प्रदूषण। तो देखिए इसके वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, तो इसमें से किसी भी एक प्रदूषण के बारे में आपको पूछ सकता है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय देखिए, कारखानों की चिमनियां ऊंचाई बढ़ाकर उससे निकलने वाले हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। फिर दूसरा पॉइंट है उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाए जाने चाहिए और कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, जैसे कि सौर ऊर्जा। फिर देखिए जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। तो उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले जल के उपचार की व्यवस्था कारखानों की स्थापना के साथ ही की जानी चाहिए। रासायनिक उद्योगों जो कि जल को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं, तो जलाशयों और नदियों से दूर स्थापित करना चाहिए। सड़क के किनारे तथा कारखानों के निकट खाली स्थान पर वृक्ष लगाएं ताकि प्रदूषण कम हो पाए। उसके बाद में आता है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। औद्योगिक इकाइयों को शहर से दूर स्थापित करना, कारखानों में ध्वनि निरोधक यंत्रों का प्रयोग करना और अधिक शोर उत्पन्न करने वाली औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों को कर्णबंधकों का प्रयोग करवाना। उसके बाद में भू प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय। तो औद्योगिक संसाधनों को अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार किए विसर्जित नहीं करना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्ट के निक्षेपण की समुचित व्यवस्था होना चाहिए और अपशिष्ट निक्षेपण खुले स्थानों में नहीं होना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्ट को पुनरुत्पादन हेतु प्रयुक्त करने की तकनीकी विकसित की जानी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि उद्योगों के प्रकार। तो उद्योगों के प्रकार, तो कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं: कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। और देखते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर निजी उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और सहकारी उद्योग। अब हम देखते हैं राजनीति। तो राजनीति से आपको आएगा राजनीतिक दल से 3 अंक के प्रश्न पूछने वाला है। तो देखिए कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका पर चर्चा करें। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की निम्नलिखित भूमिका है: जनमत तैयार करना, राजनीतिक शिक्षा देना और शासन पर अधिकार करवाना। तो ये इन 3 पॉइंटों के आपको आंसर भी याद करना है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न होती है। तो राजनीतिक दलों के सामने उत्पन्न होने वाली चुनौतियां निम्नलिखित है। देखिए आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है, वंशवाद की चुनौती होती है, धन तथा बाहुबल की भूमिका होती है और विकल्पहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर हम देखते हैं राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। तो राजनीतिक दल के निम्नलिखित गुण होते हैं: अपने विचारों के समर्थन में निरंतरता, जनमत बनाना और एक विधान द्वारा संगठित और संचालित होना, निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होना चाहिए, पहचान हेतु एक चुनाव चिन्ह होना और प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन में विजय प्राप्त कर सत्ता प्राप्त करना। विपक्षी दल की भूमिका का वर्णन करो। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि विपक्षी दल की भूमिका का वर्णन करो। तो ये सारे क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों ने पहले भी नोट कर चुके हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आंसरों को नोट करते हुए याद कीजिए। अब हम देखते हैं इतिहास से अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग। इस अध्याय से भी आपको 3 अंक के प्रश्न पूछेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद में इस ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किस प्रकार से किया और सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों की निगरानी रखने के लिए गुमास्ता क्यों नियुक्त किया था। और उसके बाद में देखिए पूर्व औद्योगिकरण का क्या मतलब है। 19वीं सदी के यूरोप में
कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को क्यों प्राथमिकता देते थे? इसके भी 3 पॉइंट में आंसर लिखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों में सूती और रेशम कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? और पहले विश्व युद्ध के बाद भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था? तो यह इस अध्याय के 3 अंक वाले प्रश्न हुए। तो जितने भी अध्याय से आपको 3 अंक के प्रश्न पूछने वाले थे, ये सारे प्रश्नों की जानकारी हमने आपको दे दिए। क्योंकि देखिए, इतिहास से औद्योगिकरण के युग से आपको 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, और राजनीति में राजनीतिक दल से 3 नंबर के प्रश्न पूछेगा, और विनिर्माण उद्योग, तो भूगोल में आपको खनिज और ऊर्जा संसाधन से और विनिर्माण उद्योग से 3 अंक के प्रश्न पूछेगा। अब आने वाले वीडियो में हम आपको 2 नंबरों के जानकारी देंगे, तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और ये वीडियो को सभी छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।